दोस्तों, आज की टॉप वर्ल्ड अफेयर और डिफेंस की बात करें तो ऐसा लगता है कि भारत डेवलप्ड देशों से परेड करवाने वाला है। जहां एक तरफ जर्मनी और स्पेन भारत की हर शर्त मानने के साथ टेबल पर आ चुके हैं, वहीं यूरोप जो भारत को प्रतिबंधों में घसीटने के प्रयास में था, आज वो भी भारत के इस मेगा टेंडर को हासिल करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। तो अब नेपाल चीनी एयरपोर्ट्स की कमान भारत को सौंपने का पूरा मन बना चुका है। आज की ऐसी कुछ अपडेट हटकर रहने वाली हैं। पहली अपडेट की बात करें तो ये नेपाल से निकल के आ रही है, जहां भारत ने चीनी एयरपोर्ट्स पर भारतीय झंडा फहराने का मन बना लिया है, क्योंकि अब नेपाल अपने 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसमें त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, गौतम बुद्ध इंटरनेशनल एयरपोर्ट और पोखरा रीजनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के मैनेजमेंट को लेकर बड़ा फैसला लेने की तैयारी में है। खास बात तो यह है कि ये तीनों ही एयरपोर्ट्स चीन के कर्ज से बने हैं और नेपाल के लिए ये अब बोझ बन चुके हैं। खास बात तो यह है कि अंधाधुंध कर्ज तो चीन ने दे दिया, लेकिन इसमें नेपाल का कोई भी फायदा नहीं हुआ, उल्टा उसको घाटा ही हुआ। साथ ही जो इन एयरपोर्ट्स के आसपास शॉप्स और होटल थे, उनकी भी हालत लड़खड़ाने जैसी होती नजर आ रही है, जिससे अब नेपाल की नई सरकार इन सभी एयरपोर्ट्स को संभालने का ठेका भारत की कंपनियों को देने का मन बना चुका है। मतलब यहाँ चीन को नेपाल ने टाटा बाय बाय कहने की तैयारी कर ली है। और इसमें अपडेट ये निकल के आ रही है, जहाँ भारत में जब गुजरात वाइब्रेंट समिट हुई थी, तब भारत के अडानी ग्रुप से इन एयरपोर्ट्स को लेकर बातचीत चल रही थी। वहीं अडानी ग्रुप के पास एयरपोर्ट को संभालने का अच्छा खासा अनुभव है और वो नेपाल के एयरपोर्ट्स को अधिक कुशल और लाभदायक बनाने में मदद कर सकता है। वैसे यहाँ भारत ने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है, लेकिन ये साफ है कि नेपाल चाहता है कि भारत इन एयरपोर्ट्स की जिम्मेदारी ले ले। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि नेपाल से जो फ्लाइट दूसरे देशों को जाती हैं, उनको भारत से होकर गुजरना होता है, लेकिन भारत ने इनकी अनुमति नहीं दी क्योंकि ये चाइनीज हाथों में थे। अगर भारत इन एयरपोर्ट्स को संभालता है तो ये समस्या भी खत्म हो जाएगी। कुल मिलाकर ये एयरपोर्ट्स भारत के हाथ आते हैं तो ये भारत के लिए बड़ी रणनीतिक जीत साबित होंगे। वहीं ये चीन के बढ़ते प्रभाव को भी कम करने में बड़ी भूमिका निभाने वाले हैं। वहीं आपकी क्या राय है, क्या भारत को नेपाल के इन एयरपोर्ट्स को ले लेना चाहिए? वहीं नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो ये आरबीआई की तरफ से आ रही है और आरबीआई के नए कदम से इंडियन रुपये को बड़ी ताकत मिलने वाली है और इससे डॉलर का दबदबा खत्म होने वाला है। आपको बता दें कि साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन यानी कि सार्क देशों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने 2024-2027 की अवधि के लिए एक करेंसी स्वैप एग्रीमेंट लागू किया है, जिससे अब सार्क देश भारत से 250 बिलियन यानी कि 25,000 करोड़ रुपए तक की मदद इंडियन रुपये में ले सकेंगे। इससे भारतीय रुपया का इस्तेमाल बढ़ेगा और उसकी मजबूती में इजाफा होगा, क्योंकि पहले सार्क देशों को मदद केवल डॉलर या यूरो में ही मिलती थी और अब भारतीय रुपये का ऑप्शन होने से इन देशों को डॉलर पर कम निर्भर रहना पड़ेगा। इससे होगा ये कि भारत सार्क रीजन में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनकर सामने आएगा और इसकी रीजनल करेंसी के रूप में रुपये का रोल और मजबूत करेगा। वहीं सार्क देशों की बात करें तो इसमें भारत तो है ही, साथ ही साथ अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका शामिल हैं। खास बात तो ये देखिए, पाकिस्तान भी इसमें है, जो भारत भी ये देख रहा है, लेकिन उसको भारत से कुछ नहीं मिलने वाला है। वहीं देखा जाए तो ये आरबीआई का एक क्रांतिकारी कदम है, जो भारत को अपनी करेंसी को मजबूत करने में और डॉलर पर निर्भरता कम करने में बड़ी मदद करेगा। वैसे ये रातों रात नहीं होगा, लेकिन ये कदम डॉलर के वर्चस्व को चुनौती जरूर देगा और ये बस शुरुआत भर है। भारत की एक बड़ी जीत सामने खड़ी है और आप सबकी आरबीआई के इस फैसले में क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वहीं नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो ये जुड़ी तो यूरोपियन यूनियन के प्रतिबंधों से है, पर यह चोट चीन को दे चुकी है। ये तो आप जानते ही होंगे कि हाल ही में भारत के JNK में आतंकी हमला हुआ था, जिसमें भारत के सुरक्षा बलों ने उन आतंकियों को उनकी सही जगह पहुंचा दिया था। पर एक और चौंकाने वाली बात सामने आई है, जहां सुरक्षा बलों को JNK में आतंकियों के पास से चाइनीज मेड टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट मिले हैं, जो पाकिस्तानी आर्मी इस्तेमाल करती है, जिससे ये साफ पता चलता है कि यहाँ चीन भी अपनी अच्छी खासी भूमिका में है। अब चीन के कारनामे ऐसे हैं तो उसको पटकनी भी उसी अंदाज में मिलनी चाहिए। तभी तो यहाँ भारत ही नहीं बल्कि यूरोप ने भी अब चीनी कंपनियों को देश निकाला कर दिया है। दरअसल यहाँ हुआ यह है कि रूस को सैन्य मदद देने के चक्कर में चीन की 19 कंपनियों पर ताला लग चुका है और ये वो चीनी कंपनियां हैं जो रूस के भाड़े के सैनिक दल यानी कि वैगनर ग्रुप को सैटेलाइट इमेज बेच रही थी। वहीं चीन ने इन आरोपों को खारिज किया है और कहा है कि वो रूस के सैन्य अभियानों में किसी भी तरह की मदद नहीं कर रहा है। वहीं अमेरिका और यूरोप का कहना है कि भले ही चीन सीधे तौर पर हथियार ना दे रहा हो, लेकिन वो रूस को सैन्य उपकरणों और पुर्जे बेचकर उसकी मदद कर रहा है। अब यहाँ जो कुछ भी हुआ हो,
चीन का बड़ा नुकसान होने वाला है, जो उसको बिलियंस ऑफ डॉलर की चपत लगा चुका है। वहीं नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो ये स्पेन और जर्मनी से निकल के आ रही है, जो भारत की हर शर्त मानने को लेकर अब टेबल पर आते दिख रहे हैं। और अब जर्मनी और स्पेन आमने सामने खड़े होकर भारत की नई पनडुब्बी का कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने की जंग लड़ते नजर आ रहे हैं। दरअसल ये तो आप जानते होंगे, भारत ने अपने सबमरीन प्रोजेक्ट के लिए टेंडर निकाला था, जिसमें स्पेन की कंपनी नवंतिया और जर्मनी की थेसिसग्रुप दोनों ने अपनी अपनी सबमरीन की पेशकश की है, जिसमें भारतीय नौसेना को इसमें से किसी एक को चुनना है। वैसे स्पेन की कंपनी एक नई टेक्नोलॉजी लेकर आई है, जिसमें 3rd जनरेशन API यानी कि एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन, ये बर्निंग बायोफ्यूल से हाइड्रोजन बनाकर पनडुब्बी को ऊर्जा देता है, जो ताकतवर और पर्यावरण के अनुकूल भी है, जिसमें दुश्मनों को भनक तक नहीं लगेगी और हमारी पनडुब्बी पानी में आग की तरह दौड़ेगी। साथ ही ये लिथियम आयन बैटरी से लैस होगी, जो दुश्मन का पता लगने में मदद करेगी और जरूरत पड़ने पर तेज गति से हमला भी कर सकेगी। लेकिन इसका पेच यहाँ फंसता है कि ये अभी तक टेस्टिंग फेज में है, तो इसमें दम तो है पर असली लड़ाई का तजुर्बा नहीं। वहीं जर्मनी भी पीछे नहीं है, उसकी कंपनी थेसिसग्रुप अपनी P214 पनडुब्बी का उन्नत रूप लेके आई है, जिसे युद्ध का पूरा अनुभव है और ये 3 हफ्ते तक पानी के नीचे रह सकती है और दुश्मन पर कहर बरपाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये भी लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल करती है। ये टेक्नोलॉजी पहले ही जर्मनी और पुर्तगाली नौसेना को जीत दिला चुकी है, तो आप समझ सकते हैं कि जर्मनी की ये ताकत कितनी लाजवाब है। अब ये फैसला भारतीय सेना को लेना है कि वो भविष्य के ईंधन पर भरोसा करे या फिर परखे हुए धार के साथ तैरे। ये फैसला भारत की समुद्री ताकत का रुख तय करेगा। वहीं आपको क्या लगता है, भारत को जर्मनी और स्पेन उसमें से किसको चुनना चाहिए? अपनी राय जरूर बताइएगा। वहीं नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो ये भारत के 114 फाइटर जेट से निकल के आ रही है, जो दुनिया में तहलका मचाने को तैयार बैठे हैं, क्योंकि अब भारत सिर्फ लड़ाकू विमान नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता की गर्जना चाहता है। ये कुछ पार्ट बाहर से या कुछ बनाए जाए वाला खेल खत्म हुआ, क्योंकि अब भारत इससे ऊपर की लड़ाई के लिए मैदान पर उतर चुका है, जिसमें $20 बिलियन के मेगा 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट यानी कि MRFA की खरीद पर अब बड़ा दांव लगाया जा रहा है। वो भी सिर्फ उसी कंपनी के साथ जो भारत में पूरा विमान बनाने का कारखाना लगाएगी। इतना ही नहीं, वो अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करेगी, जिससे भविष्य में भारत अपने दम पर लड़ाकू विमान बनाकर दुनिया के सामने दहाड़ सके। और ये एक गेम चेंजर फैसला होने वाला है। भले विमान मिलने में देरी हो, लेकिन ये भारत की सुरक्षा का स्वदेशी कवच तैयार करेगा, क्योंकि अभी देखा जाए तो हमारे पास अप्रूव्ड 42 स्क्वाड्रन के मुकाबले सिर्फ 31 ही हैं। ये फर्क अब मिटेगा और अभी तक विदेशी कंपनियां कुछ पार्ट्स बनाकर भारत को खुश करने की कोशिश करती थी। असली टेक्नोलॉजी तो उनके पास रहती थी, लेकिन अब खेल बदल चुका है। जो भी कंपनी भारत के साथ खड़ी होगी वो आत्मनिर्भर भारत की इस हुंकार में शामिल होगी। बता दें कि इस रेस में कई कंपनियां शामिल हैं, जिसमें डेसॉ का राफेल, बोइंग का सुपर हॉर्नेट, साब का ग्रिफिन, लॉकहीड मार्टिन का F-21, रूस का MiG-35 और यूरो फाइटर टाइफून शामिल है। लेकिन खबर यह है कि राफेल बनाने वाली फ्रेंच कंपनी डेसॉल्ट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करना चाहती है। गौरतलब है कि भारत पहले 36 राफेल खरीद चुका है और नौसेना के लिए 26 और राफेल खरीदने की सोच रहा है। लेकिन भारत अभी उस पोजीशन में है जहां जिसने ना कहा है वो भी हाँ कहने पर मजबूर हो जाएगा, क्योंकि हाल ही में अमेरिकन कंपनी भी तकनीक देने से ना कह रही थी। उसने भी अपने F414 जेट इंजन, जो कि जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस डिफेंस एंड सिस्टम बनाती है, उसकी 80% टेक्नोलॉजी भारत को ट्रांसफर करने का मन बना लिया है, क्योंकि इस इंजन से भारत के स्वदेशी तेजस लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट को और ताकत मिलेगी। वहीं भारत के इस मेगा प्रोजेक्ट के बारे में आप क्या सोचते हैं? भारत ने यहाँ सही फैसला लिया है या भारत को कुछ रियायत देनी चाहिए थी? क्योंकि भारत की शर्त की वजह से ये प्रोजेक्ट और डिले हो सकता है, लेकिन भारत को स्वदेशी ताकत मिलेगी।